चैप्टर 13 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें अपन बढ़ेंगे आगे। तो जो लास्ट 5-6 साल के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, और मोस्टली इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आए हैं तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। ये इससे पहले आप वीडियो वन शॉट जो है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारा ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, और अभी अपन इसके PYQ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो देखो पहला क्वेश्चन है 2023-24 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस, ठीक है। सो ये कर्व मैंने आपको इस तरीके से बताया था, इसीलिए बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, यहाँ पे रेडियस थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। सो ये कहाँ पे मिनिमम होता है, 0.8 फर्मी पे, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको डिटेल अगर जाननी है तो आप जो वन शॉट वाला वीडियो देख सकते हैं, 1 घंटे में, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी आगे वो तो वो आएगा। देखो इसका ये आंसर था, ड्यूट्रियम अंडरगोज द फॉलोइंग फ्यूजन, फ्यूजन में हो रहा है। हाउ लॉन्ग इलेक्ट्रिक बल्ब, भाई इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कितने टाइम के लिए जलता रहेगा, ठीक है। सो देखो फॉर 2 ग्राम ऑफ ड्यूट्रियम, 2 ग्राम के लिए अगर जलाएंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो इसका मास कितना दिया हुआ है, मास है 2, मतलब इसका जो मास है वो कितना दिया हुआ है 2 ग्राम। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास दिया जाए वो भी 2 ग्राम होता है, ठीक है, मतलब 2U बोलते हैं इसको ना, ठीक है। नाउ कितने एटम होंगे, अगर इसमें 2 ग्राम में कितने एटम होंगे वो आपको जानना है, तो आप केमिस्ट्री से लगा लो, एवोगैड्रो नंबर वगैरह, 0 2 3 इंटू 10⁻23 इंटू 2 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितने हैं 2, तो 2 से डिवाइड देते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो 2 से 2 कट के सेम आता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम है। नाउ इतने एटम है तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ में, आपके कितनी एनर्जी पर एटम हुई है और डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास कुछ कुछ जो है वो एनर्जी आ जाएगी, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना ये वाली एनर्जी, तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। सो ये पूरा आप कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपके पास टोटल जो एनर्जी आएगी वो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 15.75 इंटू 10⁻10 जूल्स। कुछ नहीं करना, सबका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इतनी आ जाएगी ये जूल से। अब इतने जूल के लिए आपको जो है वो बल्ब जलाना है, तो बल्ब कितना खाएगा, 200 वाट खाएगा, ठीक है। तो 200 से क्या करोगे आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो कुछ सेकेंड्स आएगी, दिस इंटू ये सेकेंड, इतनी सेकेंड्स आएगी, ठीक है। अब सेकेंड को आप 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट होती है, सॉरी 60 मिनट होती है, 60 सेकेंड होती है, इसी डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 24.95 ईयर, ठीक है। तो इतने साल के लिए आप इस बल्ब को जला के रख सकते हो। इस तरीके सिंपल है, ये आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो ये थोड़ा टाइम वेस्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके मार्क्स 1 मिल रहा है तो क्या मतलब, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, जो अपन ने अभी पढ़ा था, जो इस तरीके का था, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे हुआ था कर्व, ठीक है। हैज़ मास नंबर ऑफ हैज़ ए शार्प पीक फॉर हीलियम, हीलियम का जो पीक है वो शार्प है, मैंने बताया था। दिस इम्प्लाइज द हीलियम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जो अड़ोसी पड़ोसी है उससे ज़्यादा इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, तो मतलब इसके जो न्यूक्लियन है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड है, तो टाइटली बाउंड है क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो दिस इज़ मोर स्टेबल न्यूक्लियन देन इट्स नेबर्स, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफाइन टर्म मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो अपन ने जाना ही था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी की होती है किसी भी न्यूक्लियस के जो है वो अगर अपन जोड़ते हैं या फिर किसी भी न्यूक्लियस को एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है, जब तोड़ते हैं तो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। सो इसका ये देखो, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, डिफाइन मास डिफेक्ट, सो डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड सम ऑफ इट मासेज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। द मास डिफेक्ट इन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस विच इज और रेस्पॉन्सिबल बाइंडिंग द न्यूक्लियस into a small nucleons, hence higher mass defect, higher is the stability। तो ये तो मैंने जाना ही था, देखो ये वाला इसमें मैंने पढ़ाया था वन शॉट में, देखो ये रहा, ये होता है इज टू mc², और ये अपन ने देखा था मास डिफेक्ट, है ना, ये रहा देखो, ये अपन ने मास डिफेक्ट का फार्मूला निकाला था। और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियस कितनी होती है,
ई बी इक्वल टू डेल्टा एम ई सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। तो जितना मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा उतना एनर्जी ज़्यादा लगेगी ब्रेक करने में। तो अपन ने पहले ही पढ़ा था कि जितना ब्रेक करने में एनर्जी लगता है उतना का उतना एनर्जी जब आप जोड़ोगे तो रिलीज करने में लगता है। तो देखो, इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को बनाने के लिए अगर मैं पास में लाता हूँ तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी होगी, ई बी, इसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए। तो ये चीज़ है इसमें मास डिफेक्ट में। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, गिव एग्जाम्पल ऑफ एच। तो ये मैंने पढ़ाया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ये चीज़ होती है कि भाई आपके जो हाई एटॉमिक नंबर के जो है एटम्स या न्यूक्लियस, वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं या फिर टूटते हैं किस में, लो या फिर मीडियम एटॉमिक नंबर में। क्यों टूटते हैं, क्योंकि उनकी जो इस बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टूटती है तो उसके कारण क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम लो से हाई में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को अपन यूटिलाइज करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बम, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो लाइटर न्यूक्लियाई होती है, मतलब जो हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सबको मिल के क्या होता है एक अच्छा बड़ा जो बनता है फ्यूज़ होके, मतलब फ्यूज़ मतलब कि जोड़ना, जुड़ के एक न्यूक्लियस बनता है। तो उसमें क्या होगा, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लो से हाई में जाएगी। मतलब पहले जो लाइटर न्यूक्लियस थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी लो पे होती है, वो उनकी तो यहाँ पे होती है ना लो पे। ये मिलके अगर कुछ हाई, सपोज हीलियम भी बनता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ये एनर्जी को अपन फ्यूज़न के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आपका सन जो इस तरीके से, आप बेस्ट एग्जाम्पल समझ गए ना। फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियस रिएक्टर एंड एटम बॉम्ब। ठीक है, फ्यूजन में क्या हो गया, फ्यूजन का एग्जाम्पल सन या फिर कोई भी स्टार्स, इनकी जो एनर्जी आती है इसको क्या बोलते हैं, मतलब फ्यूजन की प्रोसेस से आती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका आगे जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया हुआ है। देखो ये रहा, देखो फ्यूजन है इसके एग्जाम्पल है, फिशन है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। then we have, yes, here explain the release of energy in nuclear fission and fusion on the basis of binding energy per nucleus curve। तो ये वाला कर्व आपको बनाना है। ठीक है, सो इससे आप बना लोगे कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व आपको बनाना है। ये वाला कर्व देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये मास नंबर, ये वेरिएशन ऑफ दिस डिक्रीज दिस। बस इसी को फिर आपको एक्सप्लेन करना है, क्या इसमें ऑब्जर्वेशन हो, क्या इसमें कंक्लूजन आपको मिला इसमें। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। तो मतलब वही मैंने जो बताया कि भाई लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई में जाता है, ये वाला कर्व है ना, लो से हाई में अगर जाता है। ठीक है, सो अगर आपका लो से हाई में जाता है तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। ठीक है, सो क्या होगा, मेरा एनर्जी रिलीज होगा। तो ये कर्व से बता देना आप। फिर यहाँ पे फ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पे भी लो से हाई में जा रहा है, यहाँ पे 240 का कुछ होगा, वो 120 अगर बनता है तो लो से हाई में जा रहा है, तो लो से हाई में जब भी जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो ये भी मैंने पढ़ाया था, हाउ इज़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली। पहले क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल से किया गया था बम्बार्डिंग बाय रदरफोर्ड इन गोल्डफोल एक्सपेरिमेंट। लेकिन बाद में क्या गया, इलेक्ट्रॉन से जो है वो उसकी बम्बार्डमेंट की गई, तब जाके जो है वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट बेरिलियम न्यूक्लियस पे की गई थी, तब जाके जो न्यूक्लियस का एग्जैक्ट साइज जो है वो मोर एक्यूरेटली हमें पता चला था। और राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, तो वो होता है ना R=R0 A⁻⁴ ये वाला रिलेशन। और आर का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ या 5 कुछ था। तो बस वो आपका जो है वो लिखना है आपको। ठीक है, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो इंडिपेंडेंट मास नंबर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इस रिलेशन से ही बताया था। इसको आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, R³ = R0³ इंटू A। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब R³ क्या होता है, R³ क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब इसको अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हुआ, तो यहाँ पे भी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर ये वॉल्यूम इस, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब डेंसिटी निकालता हूँ तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मतलब क्या है, एटॉमिक मास, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो भी है इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए। ठीक है, सो ए से ए कट जाएगा, मतलब आपके पास जो आएगा डेंसिटी वो क्या होगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डी।
ठीक है। बहुत अच्छे से इसको किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये रहा। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई। ठीक है, मैं इसको जब आएगा तब इसको भी समझाते हैं, मतलब इस तरीके से ये किया हुआ है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, हाँ ये हो गया। प्रूव द, ये तो कर दिया। इफ़ रेडियस ऑफ इतने इज आर ए, इतने की रेडियस आपको बतानी है, ठीक है। तो आप बता सकते हो, ये तो फार्मूला अपन को आर इजिकल टू आर नॉट ए पावर 1/3, ठीक है। सो कितनी एल्यूमिनियम की रेडियस कितनी है आर एल ए, तो मैं आर एल ए इजिकल टू आर नॉट तो कांस्टेंट है, और ए मतलब क्या होता है मास नंबर, मतलब 27, तो 27 का 1/3 क्यूब करना मतलब कितना आएगा 3 आएगा। तो ये 3 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा आर नॉट की वैल्यू कितनी आएगी RLA/3, ठीक है। अब मेरे को कितनी निकालनी है टी की निकालनी है। सो आर इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू कितनी है RLA/3, और ए की पावर 1/3, तो ए कितना है 125, तो 125 की पावर आपके 1/3 करोगे तो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा, मतलब 5/3 AREL, ठीक है। सो 5/3 मतलब ये वाला डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होती है ऑफ मास नंबर ए, वो क्या होगा, तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, अभी भी तो जाना था। डेंसिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है, जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के, ठीक है। ये ध्यान रखना। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम 4। बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसकी होती है आयरन की, मैंने बताया था ऐसे ऐसे कर्व होता है, जो मैक्सिमम होता है वो आयरन होता है, ठीक है। डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट, ये अपन जान चुके हैं ऑलरेडी। फिर है शोज अ प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट द दिस करस्पॉन्डिंग दिस अलग अलग न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस में जो है वो ई इज़ द एनर्जी रिलीज, ई किस में पॉजिटिव होगा, मतलब किस में एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल सी बात ये है। तो एनर्जी रिलीज का फंडा क्या बताया था, अगर बाइंडिंग एनर्जी लो से हाई में जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जिन एटम का या जिन न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी लो है, इसका मतलब उसके जो न्यूक्लियन है वो लेस टाइटली बाउंड है, और जिनका बाइंडिंग एनर्जी हाई है मतलब उसके न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से बंधे हुए हैं, तो मतलब क्या होगा, जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाओगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब भाई सिंपल है ना, इसको तोड़ने में भी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, तो जिसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी वो रिलीज भी ज़्यादा करेगा ना भाई। तो ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा में जा रहा, तो मतलब एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी लो से हाई जहाँ भी जाएगी वहाँ एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो ए प्लस बी से ये सी बना रहा है, ए प्लस बी से सी बना रहा है, मतलब पहले बाइंडिंग एनर्जी लो थी फिर बढ़ गई, तो मतलब एनर्जी जो क्या होगी रिलीज होगी, तो मतलब ये पॉजिटिव होगा, ए इसका करेक्ट है। फिर देखो सी से ए और बी बना रहा है, सी से क्या बना रहा है ए और बी बना रहा है, रिवर्स आ रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी हाई थी उससे लो बना रहा है, तो लो बना रहा है तब तो एनर्जी कहाँ से पॉजिटिव आ जाएगी, आएगी नहीं, ठीक है। डी प्लस ई से क्या बना रहा है एफ बना रहा है, तो डी प्लस ई से बना रहा है एफ, ठीक है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी लो से आई से लो में आ रहा है, आई से लो में आएगा तो भाई एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये नेगेटिव हो जाएगा। देन एफ से आपका क्या 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 बना रहा है डी और ई, तो एफ से बना रहा है डी और ई, मतलब बाइंडिंग एनर्जी लो से कहाँ जा रही है हाई में, तो एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव। तो इसका आंसर 1 और 4, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ देखो द न्यूक्लियर रेडियस, इसका रेडियस इतना है, इतने फर्मी, फर्मी मतलब 10⁻⁻15। फाइंड न्यूक्लियर ऑफ दिस, तो ये आराम से निकाल सकते हो, अभी भी मैंने निकाला था। ये रेशियो निकाल के आप आर नॉट का जो करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने आर नॉट निकाला था, जैसे अभी भी किया था ना, इसमें इसी में तो करके दिखाया था ये इस वाले क्वेश्चन में, तो वही सेम 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 चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। आप रेशियो में लोगे तो ये आ जाएगा, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, ये करके आप आपका आंसर आ जाएगा। राइट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी आ सकता है ये तो। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियर फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू मीटर, मतलब वहीं लाइन बना दो, आपके आगे वालों को आप पकड़ सकते हो, अगर ये दूर है तो आप इसको पकड़ नहीं सकते हो, मतलब इसका एक रेंज होता है, ये शॉर्ट रेंज होता है, कैसा होता है शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। अगर एक लिमिट से बाहर चले गए तो इसका कंट्रोल नहीं रहेगा। सो फोर्स बिटवीन टू रैपिडली टू जीरो एज द डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू मीटर्स, ठीक है। देन ये इलेक्ट्रिक चार्ज से जो इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देन अपना क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरिएशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी फंक्शन ऑफ मास नंबर द बाइंडिंग पर न्यूक्लियंस
डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास नंबर एक्सप्लेन, ठीक है, डिक्रीज कर रही है मास नंबर बढ़ने के कारण, तो इसको एक्सप्लेन करना है। डिक्रीज इसलिए कर रही है क्योंकि मास नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉन बढ़ेगा, तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों में थोड़ा बहुत रिपल्सन भी होगा आपस में, तो रिपल्सन भी होगा तो क्या होगा, जो ओवरऑल जितना टाइटली पकड़ना चाहिए तो उतना टाइटली नहीं पकड़ेगा, तो टाइटली नहीं पकड़ेगा मतलब थोड़ा वीकली पकड़ रहा है इनके कंपैरिजन में, तो वीकली पकड़ रहा है तो मतलब इसको तोड़ने में आसानी होगी, तो तोड़ने में आसानी होगी मतलब एनर्जी कम रिलीज होगा या बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, कम रहेगा। So the binding energy per nucleon for heavy greater than 170 decreases with increasing mass number because more Coulomb force of repulsion between the proton of heavier nuclei. This will result in less stability of nuclei। ठीक है, अब लिख सकता हूँ ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो उसमें स्टेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, देखो फिर ये अपना लास्ट क्वेश्चन है ये है कि अपना व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन रेंज ऑफ मास ए लाइंग बिटवीन 30 एंड 170। ठीक है, द सैचुरेशन ऑफ शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ, बोल रहा है कि कांस्टेंट क्यों होता है, तो कांस्टेंट तो इसलिए होता है ना भाई कि वहीं तो लाइन बनाने वाली बात है, लाइन बनाने वाली बात में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो शॉर्ट रेंज होता है। कैसा होता है, शॉर्ट रेंज नेचर होता है इस फोर्स का। अगर आप लाइन कितनी भी लंबी बना लोगे तो हमें कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसी को पकड़ पाऊंगा ना, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको 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 ऐसे होगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट जो हाथ बड़े नहीं हो सकते, मतलब समझ रहे हो। सो कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दूसरा है सोज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियन ओवर दिस कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट रहती है, ये अपन को शो करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ऊपर शो कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या है। देखो ये फार्मूला आपको पता है, ऑलरेडी दिया हुआ होता है, आर नोट का वैल्यू इतना होता है -15। इफ़ एम इज़ द मास ऑफ द न्यूक्लियन देन मास ऑफ द न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, एम ए इज़ द मास नंबर। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, ये यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इतना आ गया आपके पास में। नाउ डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये मास क्या होगा, ये मास हो गया और ये वॉल्यूम हो गया, इससे ये कट गया, आपके पास जो चीज़ बची ये क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये सब भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से ये पता लगा कि जो है मेरा डेंसिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। मैंने सिंपली भी ऊपर आपको बताया था, ये थोड़ा और लिखने के हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, तो एम क्या है यहाँ पे, अगर मैं पूछूँ तो क्या है, एम इज़ व्हाट, मास ऑफ न्यूक्लियन, या जैसे आप समझ लो मास ऑफ प्रोटॉन समझ लो, या मास ऑफ न्यूट्रॉन समझ लो। ठीक है, तो ये वो चीज़ है, तो ये टोटल मास इसका इतना हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ए होता है, सो ए से कट जाएगा, तो आपका इंडिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है, फिजन और फ्यूजन को आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन प्रोडक्ट्स फिजन इज ग्रेटर दैन द रिएक्टेंस। ठीक है, अभी तो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि भाई अगर बाइंडिंग एनर्जी जो जिससे कट के बन रहा है, जैसे इससे छोटे बन रहे हैं, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी अगर कम है और इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी, ओवरऑल रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।